नील नदी के पहले जलप्रपात के ठीक नीचे एक द्वीप पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई एक प्राचीन शिलालेख मिली, जिसमें दावा किया गया था कि यह फिरौन जोसेर द्वारा 1000 साल से भी पहले लिखे गए एक दस्तावेज की प्रति है। यह कहानी है उस भूमिदान की जो फिरौन ने नील के देवता के पुजारियों को दी थी। संख्या ये 7 साल के अकाल और 7 साल की समृद्धि की बात बताती है कि कैसे फिरौन ने एक सपना देखा और मदद के लिए अपने चांसलर से सलाह ली। इसमें 7 साल के अकाल और 7 साल की समृद्धि की कहानी के अधिकांश तत्व शामिल हैं, हालांकि ये विवरण उस घटना के 1000 साल बाद लिखे जाने के कारण विकृत हो गए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शिलालेख को लिखने वाले पुजारी अपनी भूमि पर दावे को सही ठहराने के लिए इसी फिरौन द्वारा किए गए भूमिदान पर निर्भर थे। वे यह नहीं लिख रहे थे कि वे इसे कोई प्राचीन मिथक मानते हैं। वे स्पष्ट रूप से मानते थे कि फिरौन जोसर द्वारा किए गए भूमिदान अब भी वैध हैं और इतनी प्राधिकृत हैं कि घटना के 1000 साल से भी अधिक समय बाद भी प्रभावी हैं। और यूसुफ ने फिरौन के लिए मिस्र की सारी भूमि खरीद ली। केवल पुजारियों की भूमि उसने नहीं खरीदी, क्योंकि पुजारियों को फिरौन द्वारा एक हिस्सा सौंपा गया था। प्राचीन मिस्री अभिलेखों में जोसर को मिस्र का 16वां फिरौन बताया गया है और इतिहासकारों ने उन्हें तथाकथित तीसरे राजवंश के साथ वर्गीकृत किया है। उनके चांसलर, जिनका नाम इम्होटेप था, सबसे पहले मिस्री इतिहासकार मानेथो की लिखी रचनाओं के माध्यम से जाने गए, जिन्होंने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में लिखा था। जोसर के शासनकाल के दौरान एक व्यक्ति था जिसका नाम इम्होटेप था, जिसकी ख्याति यूनानी चिकित्सा के देवता जैसी थी और जिसने तराशे हुए पत्थरों से निर्माण की कला का आविष्कार किया। इम्होटेप से जुड़ी कथाएं इतनी अद्भुत थीं कि उन्हें इस सदी तक काल्पनिक माना जाता था। जब जोसर के पिरामिड परिसर में खुदाई के दौरान एक प्रतिमा का आधार मिला जिस पर जोसर का नाम और इम्होटेप का नाम उनके लंबे चौड़े उपाधियों के साथ खुदा हुआ था। इन उपाधियों में से एक थी मुख्य राजा के अधीनस्थ, जो पहली बार इम्होटेप के साथ प्रकट होती है और पहली बार दी भी गई थी। यही उपाधि यूसुफ को भी दी गई थी। इम्होटेप फिरौन जोसर के पिरामिड और उसके चारों ओर के परिसर के वास्तुकार भी थे, जो एक शहर के भीतर एक वास्तविक शहर था, अद्भुत सुंदरता और अत्यंत उन्नत डिजाइन का। सक्कारा के पठार पर प्राचीन मेम्फिस के पास स्थित इस परिसर के भीतर का पिरामिड मिस्र में बनाया गया पहला पिरामिड है। रॉन वायट ने यहाँ काफ़ी समय बिताया ऐसे प्रमाणों की खोज में जो बाइबल के वर्णन पर प्रकाश डाल सकें। यूसुफ की कहानी में वर्णित अकाल और अन्य देशों में अनाज के वितरण जैसी घटना के लिए एक बड़े स्तर की सुविधा और संगठन प्रणाली की आवश्यकता होती। जब अकाल आया और यूसुफ के भाई कनान से मिस्र में अनाज लेने आए, तो हमें बताया गया है कि वे यूसुफ के पास गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वितरण की निगरानी की, कम से कम उन लोगों के लिए जो विदेशी देशों से आए थे। और इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से कोई केंद्रीय स्थान या भंडार गृह था जहां विदेशी लोग आते थे। सक्कारा परिसर में 11 विशाल गड्ढे हैं, जिन्हें लेकर मिस्रवासी भी हैरान हैं और उनकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाते। ये कब्रें नहीं हैं, क्योंकि सभी कब्रें भूमिगत और सावधानी पूर्वक सील की जाती थीं, जबकि ये सतह से सुलभ हैं और ये अत्यंत विशाल हैं। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि ये सभी गड्ढे चूट्स फिसलनदार रास्तों से जुड़े हुए हैं। रॉन का मानना है कि ये 7 साल के अकाल के दौरान अनाज भंडारण के गड्ढे थे। जैसे ही एक गड्ढे से अनाज निकाला जाता था, अन्य गड्ढों का अनाज चूट्स के माध्यम से बहकर आ जाता था, जिससे एक ही स्थान से हमेशा अनाज उपलब्ध रहता था। ये गड्ढे स्टेप पिरामिड परिसर की दीवार के भीतर हैं, जिसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार है और वह एक लंबी ढकी हुई गलियारे की ओर खुलता है, जिसके दोनों ओर छोटे छोटे कक्ष हैं जो इतने बड़े हैं कि उनमें एक व्यक्ति बैठ सके, शायद एक छोटी मेज के साथ।
संकीर्ण एकल प्रवेश द्वार के कारण एक समय में केवल कुछ ही लोग अंदर जा सकते थे। रॉन के मन में कोई संदेह नहीं था कि यह विशाल पैमाने पर अनाज वितरण का मुख्य केंद्र था। जब लोग अपना अनाज लेने आते थे तो वे लंबी गलियारे में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े हो जाते थे। अंदर जाकर वे कक्षों में से किसी एक में बैठे कैशियर को अनाज के लिए भुगतान करते थे। भुगतान करने के बाद शायद उन्हें उनके भुगतान की राशि के अनुसार अनाज के लिए एक बोरी दी जाती थी। फिर वे गलियारे से होते हुए सीधे अनाज के भंडार क्षेत्र की ओर बढ़ते थे। वहां पहुंचने के बाद वे भंडारण बिन्स के पास बनी सीढ़ियों से नीचे उतरते थे, अपनी बोरी एक कर्मचारी को देते थे जो उसे अनाज से भरकर वापस लौटा देता था। फिर वे निचले स्तर पर बने एक छोटे दरवाजे से बाहर निकल जाते थे जो परिसर के बाहर की ओर जाता था। जब इन गड्ढों की खुदाई पहली बार की गई थी तो उनमें अभी भी अनाज के कुछ अंश बचे हुए थे। 7 साल के अकाल के दौरान मिस्र ने अनाज बेचकर अन्य देशों में संपत्ति और प्रतिष्ठा पाई। नील नदी के किनारे मिस्र वासियों को अकाल में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, क्योंकि उनके पास 7 साल का अनाज भंडार था जिस पर वे निर्भर थे, और वे फिरौन की निर्माण परियोजनाओं में समय लगा सकते थे, गुलाम नहीं बल्कि आभारी प्रजा के रूप में। याकूब का परिवार, जो डेल्टा क्षेत्र में स्थानीय आबादी से अलग रहता था, समृद्ध और बढ़ा, और उसे उस 1/5वां कर से छूट मिली थी जो स्थानीय लोगों पर लगाया गया था। जब से याकूब का परिवार मिस्र आया, तब से लेकर मूसा के जन्म तक कई फिरौन आए और गए, जिनमें से कई अलग अलग क्षेत्रों में एक ही समय में शासन कर रहे थे। लेकिन अब तक सभी ने इज़राइलियों को रामसेस की भूमि में रहने का जो अधिकार दिया गया था उसे मान्यता दी थी। लेकिन अब यह सब बदलने वाला था।